इस वीडियो में हम एडवर्टीज़मेंट के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्टीज़मेंट पर बेस्ड क्वेश्चन 11th और 12th के विद्यार्थियों से विभिन्न बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है और शायद आपने एडवर्टीज़मेंट के बारे में पढ़ा भी होगा, एडवर्टीज़मेंट के बारे में आप जानते भी होंगे। आपने समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, सिनेमा में बहुत सी जगह एडवर्टीज़मेंट देखी होंगी। एडवर्टीज़मेंट को हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है। अब हम सबसे पहले जानते हैं एडवर्टीज़मेंट होता क्या है। एडवर्टीज़मेंट एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, अर्थात सूचना का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसको हम पब्लिक अनाउंसमेंट भी कह सकते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट का यूज कौन करता है? एडवर्टीज़मेंट का यूज करने वाले को एडवर्टाइज़र कहा जाता है। अब एडवर्टीज़मेंट का वो यूज क्यों करता है? तो एडवर्टीज़मेंट का यूज एडवर्टाइज़र इसलिए करता है ताकि उसके द्वारा दी गई सूचना जो वो एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, वह इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम भी यूज करता है। अब कौन से माध्यम वो यूज करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एडवर्टीज़मेंट कहाँ देखते हैं। आप एडवर्टीज़मेंट टेलीविज़न पे देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट इन्हीं मीडियम्स का सहारा लेता है ताकि उसके द्वारा दी गई सूचना, उसके द्वारा की गई अनाउंसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अब वो अनाउंसमेंट क्यों करता है, एडवर्टीज़मेंट में वो क्या बताता है? तो एडवर्टीज़मेंट का यूज एडवर्टाइज़र के द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जाता है कि एडवर्टाइज़र के द्वारा दी गई कुछ सर्विसेज या उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया माल या हम कह सकते हैं सामान, इसके बारे में वो एडवर्टीज़मेंट में जो है बताता है। उसके बेनिफिट्स बताता है, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज़ बताता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके द्वारा दी गई सर्विसेज को या उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए सामान को ख़रीद सकें और जो एडवर्टीज़र है उसको लाभ हो सके। तो इस उद्देश्य के लिए जो है एडवर्टीज़मेंट दी जाती है एडवर्टाइज़र के द्वारा। और आप सभी इस एडवर्टीज़मेंट वर्ड से परिचित होंगे। एडवर्टीज़मेंट को हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है। अब बात आती है एडवर्टीज़मेंट होती कितनी प्रकार की हैं। तो एडवर्टीज़मेंट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट, दूसरा है क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट क्या होती हैं? अब जब भी कोई एडवर्टीज़मेंट किसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए सामान की सेल को प्रमोट करने के लिए दी जाती हैं, उनको हम डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है, मान लीजिए कोई कूलर बनाती है, कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, कोई कंपनी कंप्यूटर बनाती है, तो ये सामान है, ये गुड्स है। अब जो भी कंपनी इन सामान को इस सामान को बनाती है तो वो अपने सामान को बेचने के लिए, इसकी सेल को प्रमोट करने के लिए जो तरीका अपनाती है उसको एडवर्टीज़मेंट कहा जाता है। और इस उद्देश्य के लिए जो कंपनी एडवर्टीज़मेंट देती है उस एडवर्टीज़मेंट को हम डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। तो जब भी कोई कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी है जो सामान बनाती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, ठीक है, वगैरह कोई भी सामान, टूथपेस्ट वगैरह हो गई, कोई बड़ी बड़ी मशीन हो गई, तो इनको सेल करने के लिए, इनकी सेल को प्रमोट करने के लिए जब कंपनी एडवर्टीज़मेंट देती है तो ऐसी एडवर्टीज़मेंट जो होती है वो डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट होती है। दूसरा होता है क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। अब क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि यह अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो है क्लासिफाइड की गई होती है। इसके उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उद्देश्य के अनुसार, पर्पज़ के अकॉर्डिंग जो है इनको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को रिक्रूट कर रहा हूँ, भर्ती कर रहा हूँ, तो ऐसी एडवर्टीज़मेंट जो है सिचुएशन वैकेंट कॉलम में जाती है। और अगर एडवर्टाइज़र अर्थात जो एडवर्टीज़मेंट देने वाला है वो अगर खुद जो है रिक्रूट होना चाहता है तो ऐसी एडवर्टीज़मेंट सिचुएशन वांटेड के कॉलम में जाती है। अगर एडवर्टाइज़र कोई सामान है या कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है, अगर उसको बेच रहा है तो वो जो है सेल कॉलम में जाती है। अगर एडवर्टाइज़र कोई एसेट्स है, कोई एडवर्टीज़मेंट जो है परचेज़ कॉलम में जाती है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ खरीदी जाती है उसको परचेज़ कॉलम में लेते हैं, कोई चीज़ बेची जाती है उसको सेल कॉलम में लेते हैं। ये जो सेल परचेज़ वाली एडवर्टीज़मेंट होती है ये पुरानी चीज़ों की होती है। मान लीजिए मुझे कोई पुरानी बाइक ख़रीदनी है तो वो एडवर्टीज़मेंट में अगर दूंगा तो वो मैं परचेज़ कॉलम के अंतर्गत आती है। अगर मुझे अपनी पुरानी बाइक बेचनी है, कोई भी व्हीकल वगैरह बेचना है, कोई फ्लैट वगैरह बेचना है, तो उसको मैं फॉर सेल कॉलम में दूँगा। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे कि मैट्रिमोनियल हो गया। तो मैट्रिमोनियल जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसके अंतर्गत जो है
शादी विवाह से संबंधित एडवर्टीज़मेंट दी जाती हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि ये अलग अलग पर्पज़ के अनुसार जो है क्लासीफाइड की गई होती है, जिनको हम क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट और क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट 2 प्रकार की एडवर्टीज़मेंट होती हैं। और जो डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट होती हैं और क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट होती हैं, इनमें एक थोड़ा सा दूसरा भी अंतर होता है, वो अंतर होता है न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम, क्योंकि हमारे एग्जाम में न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग जो है एडवर्टीज़मेंट आती हैं, तो हम उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्लासीफाइड और डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट में क्या अंतर है? तो वो अंतर ये है कि जो डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट होती हैं वो न्यूज़पेपर में कहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, फ्रंट पेज पे भी हो सकती हैं, लास्ट पेज पर भी हो सकती हैं। एडवर्टीज़र जहाँ उसको देना चाहे वहाँ पर वो एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर दे देता है। बस अगर फ्रंट पेज पे जो डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट है तो वो उसके चार्ज ज़्यादा होता है, उससे नेक्स्ट पेज पर चलते जाते हैं, तो चार्जेस वगैरह भी थोड़े से कम होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर कभी कभी पूरा पेज भरा हुआ होता है, उसके ऊपर एक मोबाइल का चित्र बना होता है बीच में बस, और वो पूरी जो है जो पेज है वो उसको जो पूरा जो स्पेस है फर्स्ट पेज का वो कवर्ड किया गया होता है। तो ऐसी एडवर्टीज़मेंट जो डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट होती है, क्योंकि वो पोस्टर के जैसी होती है। ठीक है, और वो एक चीज़ यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किसी मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा दी गई होती है। तो ये डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट होती हैं, ये न्यूज़पेपर में किसी भी पेज पर हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए कोई फिक्स पेज नहीं होता, पर्टिकुलर पेज नहीं होता। दूसरा, जो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं वो एक निश्चित पेज पर होती हैं, उनके लिए एक क्लासीफाइड पेज होता है और वो उसी पेज पर जो है होती हैं, उनको इधर उधर बिखराया नहीं जाता है डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट की तरह। इसके बाद दूसरा एक और अंतर जो इसमें है वो ये है कि जो डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट है इनका चार्ज जो है न्यूज़पेपर स्पेस के हिसाब से लेता है। अब उसमें क्या है उस एडवर्टीज़मेंट में क्या नहीं है, इससे न्यूज़पेपर को कुछ लेना देना नहीं है। वो जो जितना स्पेस कवर करती है उस हिसाब से न्यूज़पेपर उस एडवर्टाइज़र से चार्ज करता है। दूसरा, क्लासीफाइड जो एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं उसमें जो चार्ज होता है वो पर वर्ड के हिसाब से होता है, जितने वर्ड्स होंगे उस वर्ड्स के हिसाब से न्यूज़पेपर एडवर्टाइज़र से चार्ज करता है। तो इस प्रकार इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन्हीं पेयर डिस्प्लेड एडवर्टीज़मेंट क्या होती है और क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स क्या होती हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यू आर द मैनेजर ऑफ पैनासोनिक पीवीटी लिमिटेड लुधियाना। आप पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना ये कंपनी है, इसके मैनेजर हैं। मीन्स आप एडवर्टाइज़र हैं, आप एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं। ठीक है, और आप कौन है? मैनेजर हैं। ये पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है लुधियाना की, इसके मैनेजर हैं। ठीक है, यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट। आपको एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है फॉर योर कंपनी, आपकी कंपनी के लिए। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर ए लोकल डेली। और एक चीज़ और है, एग्ज़ाम में जो एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। तो अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना ये कंपनी है, इसके मैनेजर हैं। ठीक है, मीन्स जिसको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए मीन्स आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप कौन है? आप ये हैं। ठीक है, और आपको एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए, आप कौन है? मैनेजर है, ये कंपनी है। ठीक है, और किसकी ज़रूरत है? रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, आप किसी की भर्ती कर रहे हैं। और जब एडवर्टाइजमेंट किसी की भर्ती करता है, किसी को रिक्रूट करता है, तो उसके लिए एक कॉलम लिखा जाता है एडवर्टाइजमेंट में। सबसे पहले वो क्या लिखेंगे? सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, जब एडवर्टाइज़र खुद भर्ती होता है, वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, जब एडवर्टाइज़र खुद भर्ती होता है तो उसका कॉलम चेंज हो जाता है। यहाँ पे वो सिचुएशन वांटेड बन जाता है। जब हम कोई चीज़ पुरानी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो सेल परचेज कॉलम्स होते हैं। जब शादी विवाह से संबंधित एडवर्टाइजमेंट लिखी जाती हैं तो ये जो कॉलम का नाम है, ये कॉलम का नाम होता है, ये चेंज हो जाता है। ये हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है। ठीक है, और ये बॉक्स के अंदर होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे आप एक मैनेजर हैं और आप रिसेप्शनिस्ट जो आपको चाहिए आपकी कंपनी के लिए, तो आप किसी व्यक्ति को रिक्रूट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके लिए कॉलम क्या लिखे हैं हम? सिचुएशन वैकेंट। यहाँ ये लिखना अनिवार्य है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये लिखना अनिवार्य है यहाँ पे।
तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए हम पहले तो इस एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमने क्या क्या लिखा है। पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड रिसेप्शनिस्ट। ये पहली लाइन है। तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है कि किसकी ज़रूरत है और वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, किसको किसकी ज़रूरत है और वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में आप ये लिखेंगे। तो किसको ज़रूरत है, पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है, ये पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना। जो भी कंपनी है, कहाँ किसी भी स्थान पे है वो, तो वो स्थान और उस कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये लाइनें आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद किसकी ज़रूरत है ये लिखना है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है, क्लर्क है तो क्लर्क लिखना है, रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शनिस्ट लिखना है। और कुछ भी अगर कैसे भी व्यक्ति की ज़रूरत है, किसको भी आप रिक्रूट कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, तो उसका नाम, ये पोस्ट का नाम लिखना है। ये रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे आप इसको रिक्रूट कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट हो जाएगा। क्लर्क है तो क्लर्क हो जाएगा। अगर कोई और असिस्टेंट्स वगैरह हैं तो वो हो जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी है, मतलब टीचर है तो टीचर हो जाएगा। कुछ भी है, मतलब पोस्ट किसी भी पोस्ट पर आप उसको रिक्रूट कर रहे हो, उस पोस्ट का नाम आएगा। ठीक है, और ये वर्ड्स आपको लिखने हैं, एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड वगैरह, ये शब्द आपको इसमें पोस्ट से पहले लिखने हैं। तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है कि किसको कौन चाहिए और वो कैसा हो। तो किसको चाहिए, पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड को कौन चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए। और कैसा होना चाहिए वो रिसेप्शनिस्ट, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हमने ये मेंशन कर दिया। अब आपके एग्ज़ाम में अगर सिचुएशन वैकेंट कॉलम से रिगार्डिंग अगर कोई एडवर्टीज़मेंट आती है आपको लिखने के लिए, तो सिर्फ आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम आप यहाँ लिख देंगे और यही शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑफ, उसके बाद वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, और जो भी है, रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क है तो क्लर्क। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स हैं तो कोई एग्जीक्यूटिव्स, टीचर हैं तो टीचर्स, कुछ भी है तो वहाँ पे यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको बताना है उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो देखिए ये लाइन कैसे लिखनी है, आप इनको थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट। अब जो ये रिसेप्शनिस्ट है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, पोस्ट के हिसाब से जो ये क्वालिफ़िकेशन है ये चेंज हो जाएगी। जैसे क्लर्क हो तो कैसे, क्या क्लर्क के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी को रिक्रूट करेंगे, भर्ती करेंगे, किसी को काम पर रखेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर टीचर लगाना है आपने साइंस का, किसी इंग्लिश का +2 1-2 क्लासेस को पढ़ाने के लिए टीचर लगाना है, तो क्या होना चाहिए उसके पास बीएड होनी चाहिए, उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसी पोस्ट होगी वैसी क्वालिफ़िकेशन होगी। आगे आने वाले जो कुछ और एग्जाम्पल्स लूँगा मैं, उसमें अच्छी बात क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे रिसेप्शनिस्ट है तो ग्रेजुएट से काम चल जाएगा। ग्रेजुएट होती है स्कूल के बाद कॉलेज के 3 साल की पढ़ाई। तो द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट, ये तो उसकी क्वालिफिकेशन हो गई, विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस एंड 2 years एक्सपीरियंस एज ए रिसेप्शनिस्ट। और ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ उसके साथ पास क्या क्या होना चाहिए भाई, रिसेप्शनिस्ट के रूप में 2 साल का तो अनुभव होना चाहिए। ये तो हो गया एक्सपीरियंस। एंड वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, और उसको इंग्लिश में वेल वर्स्ड होना चाहिए। मीन्स वो इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी के साथ जो है कम्युनिकेट कर सके, लोगों के साथ बातचीत कर सके। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे तो ये तो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, और ये इसका एक्सपीरियंस हो गया, और ये इसकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है वो हो गई। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख, ज़रूरी नहीं है तो कहीं भी हम नहीं भी लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने बताया क्या, किसको कौन चाहिए, कैसा हो। दूसरे नंबर पे हमने बताया उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके एक्सपीरियंस वगैरह क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद हमने बतानी है उसकी सैलरी के बारे में। अब सैलरी के बारे में कैसे बताना है, सैलरी के बारे में लिखने के लिए हमें कैसी लाइन लिखनी है, क्या सेंटेंस लिखना है। तो आप इसमें से ले सकते हैं, ये मैंने 1 2 3 और 4था ये। ठीक है, 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप ऐसे लिख सकते हैं, सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। भाई जो सैलरी होगी वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। बट डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए सैलरी की कोई सीमा नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सैलरी 20,000, 30,000, 25,000 पर मंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। हैंडसम सैलरी एंड अदर अट्रैक्टिव पर्क्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी चूज़ कर लीजिए सैलरी वाली लाइन जो लिखने के लिए, आप इनमें से कोई लाइन लिख सकते हैं। तो हमने सैलरी भी लिख ली। उसके बाद अगर
कोई कैंडिडेट है जिसमें ये सब चीज़ें हैं, तो वो अब अप्लाई किसको करे। तो लास्ट में हमने लिखना है अप्लाई, कि वो अप्लाई किसको करे। तो लास्ट में लिखा है हमने अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, कि भाई कंप्लीट बायोडाटा के साथ वो अप्लाई करे विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर। अब किसको अप्लाई करे, टू द मैनेजर पैनासोनिक प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिल जाएंगी। अगर क्वेश्चन में नहीं भी मिलती हैं तो भी हमें लिखनी होती हैं, ये कंपलसरी होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक सिचुएशन वैकेंट के एडवर्टाइजमेंट में हमें क्या कुछ लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया चेन्नई नीड ए टाइपिस्ट, कि ABC इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया चेन्नई को एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है। राइट इन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए लोकल डेली, एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। ध्यान रहे वर्ड लिमिट आपके एग्जाम में 50 वर्ड्स होती है, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो चलिए इस एडवर्टाइजमेंट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, ABC इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया चेन्नई नीड ए टाइपिस्ट। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इसको एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है। मींस यहाँ पे जो एडवर्टाइज़र है जो एडवर्टाइजमेंट लिखेगा वो इस कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, वही एडवर्टाइजमेंट लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है किसी व्यक्ति की भर्ती की जा रही है, किसी व्यक्ति को रिक्रूट किया जा रहा है। तो जब रिक्रूट किया जाए तो कॉलम क्या होता है, सिचुएशन वैकेंट। तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट कॉलम से यहाँ पे हमें शुरुआत करनी है अपने आंसर की। तो सिचुएशन वैकेंट यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है, जो हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब पिछली एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, पिछली एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में लिखना है कि किसको क्या चाहिए और वो कैसा हो। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में मैंने एक जानबूझ के एक गलती छोड़ दी है, जो आपको पहचाननी है कि क्या मिस्टेक है वहाँ पे और कहाँ पे मिस्टेक है और वहाँ पे क्या आना चाहिए। तो जब तक मैं फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करूँ आप उस मिस्टेक को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन मैंने लिखी क्योंकि हमें फर्स्ट लाइन में ये बताना होता है कि किसको कौन चाहिए और कैसा हो वो। ठीक है, तो किसको चाहिए, ABC इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया चेन्नई को चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए आपको सिर्फ कंपनी का नाम और वो कंपनी कहाँ पर है वो लिखना है। तो ABC इंजीनियरिंग वर्क्स चेन्नई ये कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद आपको लिखना है रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ ए टाइपिस्ट। तो रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ के बाद में आपको क्या लिखना है, जो चाहिए। तो पिछला जो एग्जांपल था उसमें कौन चाहिए था, रिसेप्शनिस्ट। इसमें कौन चाहिए, टाइपिस्ट। तो हमने यहाँ पे टाइपिस्ट लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ये टाइपिस्ट कैसा हो वो यहाँ पे छोड़ दिया मैंने जानबूझ के, जो आपको पता लगाना था। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, और वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ये हमें और लिखना था। तो ये कंप्लीट लाइन बन जाएगी, ABC इंजीनियरिंग वर्क्स चेन्नई रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टाइपिस्ट। तो फर्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना था, फर्स्ट लाइन में हमें जो लिखना था वो हमने लिख दिया है। और फर्स्ट लाइन में बस एक दिमाग में डाल लीजिए कि क्या लिखना है। तो फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है किसको चाहिए। तो किसको चाहिए, ABC इंजीनियरिंग वर्क्स चेन्नई इसको चाहिए। कौन चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए। वो टाइपिस्ट कैसा हो, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, और बीच में ये शब्द लिखने हैं, हमें अपना सेंटेंस बनाना है, रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टाइपिस्ट। उसके बाद पिछले एडवर्टाइजमेंट में मैंने क्या बताया था, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो उसके बाद हम लिखते हैं उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस वगैरह को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट। अब ये जो टाइपिस्ट हो वो कैसा हो, वो ग्रेजुएट हो। फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो ग्रेजुएट हो। उसके बाद क्योंकि इसका काम टाइपिस्ट करना है, टाइपिंग करना है, तो इसको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सपीरियंस लिखा विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रिप्यूटेड फर्म, कि भाई इसको एक रिप्यूटेड फर्म में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने सैलरी लिखी। सैलरी जैसे कि मैंने बताया था ये 3 तरीके बताए थे, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। और एक और भी जैसे ये लिख रखा, चौथी लाइन ये भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी तरह से सैलरी वाली लाइन लिख सकते हैं। तो मैंने लिखी सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे इन तीनों में से कोई और लाइन भी लिख सकते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा कि जिसके पास ये क्वालिफिकेशन हो, ये स्किल्स हों, ये एक्सपीरियंस वगैरह जो कुछ भी मैंने मेंशन किया है वो कुछ हो, तो वो किसको अप्लाई करे। तो लास्ट लाइन में लिखनी है अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन ए वीक टू द मैनेजर ABC इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया चेन्नई। ठीक है, अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन के बाद मैंने लिखा ए वीक। आप लिख सकते हैं 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज, जो भी कुछ भी है आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, पूरी एडवर्टीजमेंट को एक बॉक्स में बंद करना है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।